Hello to everyone, welcome to CAT Concept. So in this session, we will solve the question paper of Power System 2 20602 that was held in the year 2014 event examination. Okay, so before starting this session, please like and subscribe this channel. Also share this channel to different government as well as private polytechnic institute which are coming under State Board of Technical Education. So we will solve only numerical part of this paper, that is the Power System 2. और एक और इम्पोर्टेंट बात, पावर सिस्टम 2 ओल्ड सिलेबस में 6 सेमेस्टर में हुआ करता था इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। अब स्विच गेयर प्रोटेक्शन के नाम से 5th सेमेस्टर में करंटली जो अभी एग्जाम देने वाले हैं अभी के सेमेस्टर में, ठीक है, जो अभी 5th सेमेस्टर में है डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैसा ही सिलेबस, सेम पैटर्न, सेम सिलेबस जो पावर सिस्टम 2 का था वैसा ही सिलेबस स्विच गियर प्रोटेक्शन के अंदर था। तो एक हम 2014 की क्वेश्चन की आज बात करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन टुडे फ्रॉम दिस क्वेश्चन, दैट इज फर्स्ट 11 kV 15 MVA generator has reactance of 0.15 per unit on rated base. Calculate the new per unit reactance on 110 kV and 30 MVA base. तो ये काफी आसान सा सवाल है। तो न्यू पर यूनिट रिएक्टेंस निकालना है। तो न्यू पर यूनिट रिएक्टेंस विल बी new per unit reactance will be old per unit reactance old voltage divided by new voltage का होल स्क्वायर MVA new divided by MVA old divided by MVA old, ठीक है। ये फॉर्मूला सभी को पता रहना चाहिए। तो न्यू पर यूनिट रिएक्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, इसके लिए ओल्ड पर यूनिट रिएक्टेंस पता होनी चाहिए। तो ओल्ड पर यूनिट रिएक्टेंस कितना है, दैट इज द 0.15 पर यूनिट, ठीक है। ये गिवन है रेटेड बेस पे, दैट इज 11 kV 15 MVA। हमें क्या करना है, न्यू पर यूनिट रिएक्टेंस निकालना है न्यू बेस पे, दैट इज 110 kV एंड 30 MVA बेस। तो ओल्ड वोल्टेज कितना हो जाएगा, ओल्ड वोल्टेज ये न्यू है, ये न्यू वोल्टेज है और ये ओल्ड वोल्टेज है। तो 11 kV और न्यू वोल्टेज कितना है, दैट इज द 110, दोनों kV में है का होल स्क्वायर इनटू MVA न्यू, MVA न्यू 30 MVA 30, ओल्ड MVA कितना है, दैट इज द 15। तो कितना आ गया, ये 0.15, ये हो जाएगा 1/100 इंटू 2, ठीक है। तो न्यू पर यूनिट रिएक्टेंस आ गया इक्वल टू 0.30 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.003 पर यूनिट, ठीक है। तो इस तरह का प्रॉब्लम जब आएगा कि न्यू पर यूनिट रिएक्टेंस निकालना है न्यू बेस पे और ओल्ड बेस गिवन है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड एपरेंट पावर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, न्यू पर यूनिट रिएक्टेंस निकालेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला, दैट इज ओल्ड पर यूनिट रिएक्टेंस V old by V new का होल स्क्वायर इनटू MVA new अपॉन MVA old, ठीक है। तो यहाँ पे V old 15, V old कितना था, 11 kV था, V new कितना था 110, MVA new कितना है, दैट इज द 30, MVA old कितना है, दैट इज द 15, ठीक है। सॉल्व कर लोगे इस तरह से हमारा आंसर
आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल, डायरेक्ट फॉर्मूला पे था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन इज derive an expression for restriking transient of a circuit breaker। तो सबसे पहले मैं जब क्लास लेता हूं, ठीक है, तो क्लास में इसका डेरिवेशन करवाता हूं रीस्टैकिंग वोल्टेज का, दैट इज Vs इक्वल टू एक्टिव रिकवरी वोल्टेज 1 माइनस कॉस ओमेगा नॉट टी। ठीक है, इसका मैं डेरिवेशन कराता हूं एक एलसी ऑसिलेटर लेकर, एलसी सर्किट लेके एक डीसी कांस्टेंट सोर्स अप्लाई करता हूं एलसी सर्किट में, और वहां से वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये पूरा का पूरा हम लोग क्लास में करवाते हैं। जो लोग मेरी क्लास की हैं तो उनको पता होगा, उनके नोट्स में भी होगा। वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर का जो एक्सप्रेशन होता है, मैंने ये डिराइव कराया था एलसी सर्किट के केस में, जहाँ पे कांस्टेंट डीसी वोल्टेज सोर्स वीएस लगा हुआ था। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आती है, दैट इज वीसी इक्वल टू ARV 1 माइनस कॉस ओमेगा नॉट टी। इसे हम लोग रीस्टैकिंग वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, रीस्टैकिंग वोल्टेज, रीस्टैकिंग वोल्टेज। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया, इसका डेरिवेशन आप लोग करेंगे एग्जाम में। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन करेंगे। उसके बाद ये जब इक्वेशन अपने पास आ जाएगा, ये इक्वेशन जब आ जाएगा तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे ओमेगा नॉट की जो वैल्यू होती है वो 1 बाई अंडर रूट LC होती है। ठीक है, तो जब dVc बाई dt अब तुम करोगे तो कांस्टेंट का डिफरेंट ARV कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, माइनस ARV। ठीक है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस में होता है, तो साइन ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, सॉरी नॉट डिवाइडेड, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ एक ओमेगा नॉट टर्म भी आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, dVc बाई dt इक्वल टू ARV ओमेगा नॉट साइन ओमेगा नॉट टी, वेयर ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट LC। तो यहाँ पे ARV ओमेगा नॉट किसके बराबर है, 1 बाई अंडर रूट LC। तो ये आ जाएगा LC साइन ओमेगा नॉट टी, दिस इज dVc बाई dt। ठीक है, इस तरीके से। तो dVc बाई dt, इसे हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज पूछा गया, तो इसका डेरिवेशन आप कर लेंगे। रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज भी हम यहाँ पे डिराइव कर लिए हैं, रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। ठीक है, दैट इज ARV बाई अंडर रूट LC साइन ओमेगा नॉट टी। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, ए 50 हर्ट्ज 11 kV, ठीक है, 3 फेज अल्टरनेटर विद अर्थ न्यूट्रल हैज रिएक्टेंस ऑफ 5 ओम पर फेज। ठीक है, एंड कनेक्टेड टू बस बार through a circuit breaker. The capacitance to earth between the alternator and circuit breaker is 0.02 microfarad per phase. Assume the resistance of the alternator to be negligible. Calculate the following, that is the frequency of oscillation and average rate of rise of restacking voltage up to the first peak. तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले कैपेसिटेंस की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और रिएक्टेंस की वैल्यू भी दी हुई है, दैट इज XL। तो देखो यहाँ पे दैट इज द XL गिवन है 5 ओम, ओमेगा L। तो L कितना आ जाएगा यहां से, ओमेगा इज 2 पाई f इंटू L इक्वल टू 5। तो L क्या बनेगी यहां से, 5 डिवाइडेड बाई 2 पाई f that is 5 डिवाइडेड बाई 2 पाई, फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, दैट इज द 50 हर्ट्ज।
तो यहां से L आ जाएगा 5/314। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.0159 हेनरी में। ठीक है, और रेजिस्टेंस तो नेग्लिजिबल है, जैसा कि तुम जानते हो सर्किट ब्रेकर के केस में ये जनरेटर है, ये R होता है, ये L। ठीक है, ये कैपेसिटर है, ये सर्किट ब्रेकर है। ठीक है, और यहां पे सपोज करो एक फॉल्ट आता है। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस सिस्टम का, जैसे सर्किट ब्रेकर से पहले बहुत सारे जनरेटर्स हैं, मोटर्स हैं, है ना, तो सभी का कुछ ना कुछ रिएक्टेंस होगा, है ना। तो रेजिस्टेंस नॉर्मली क्या होता है, कम होता है, तो इसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं। ये R है, इसकी वैल्यू काफी कम है, नेग्लिजिबल है, ये नेग्लिजिबल है, ये L है। तो अप टू द सर्किट ब्रेकर टोटल रिएक्टेंस ऑफ द सिस्टम इज सपोज दैट इज XL। तो इंडक्टर L है, कैपेसिटर C है, ये एक वोल्टेज, ये जनरेटर है। ठीक है, ये एक जनरेटर है। ठीक है, तो पर फेज की ही बात कर रहे हैं, पर फेज की ही बात कर देते हैं। ये जनरेटर है, ये सोर्स है, और यहाँ पे सर्किट ब्रेकर है। ठीक है, सपोज करो यहाँ फॉल्ट आया है, तो यहाँ भी एक सर्किट, यहाँ भी एक कैपेसिटेंस डिफाइंड होगा, जिसे हम लोग सर्किट ब्रेकर कैपेसिटेंस बोलेंगे, दैट इज द CB, और ये CS बोलते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से। चलो, तो वही है कि जब यहाँ फॉल्ट आएगा तो दोनों जो कैपेसिटर है CB और CS दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, और टोटल जो कैपेसिटेंस होगा वो सिंपली CS प्लस CB हो जाएगा, और इंडक्टर क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल मानते हैं तो। ठीक है ना, चलो, तो यहां से L आ गया, रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट किया हुआ है, और कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है पर फेज में वो कितनी गिवन है, दैट इज C इक्वल टू 0.02 into 10 to the power 6 फैराड। ठीक है, तो ये सारी चीजें पर फेज में डिफाइंड है। यहाँ पे कैपेसिटेंस में इन्होंने पर फेज में बात किया है, और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो भी 5 ओम पर फेज में ही इन्होंने बात की है। तो सारी पर फेज में, ठीक है ना, सारी चीज पर फेज में। ठीक है, तो इंडक्टर पर फेज में 0.0159 हेनरी, कैपेसिटर 0.02 इंटू 10 to the power -6 फैराड। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। तो यहाँ पे जब हम रीस्टैकिंग वोल्टेज का डेरिवेशन करते हैं, तो यहाँ पे जो ओमेगा नॉट जो आती है वो आती है 1/√LC। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा, 1/√LC, दैट इज 2πf0। यही f0 कहलाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो f0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2π 1/√LC। तो 1/2π into 1/√LC। What is L here? 0.0159 0.0159 into capacitance. What is the capacitance per phase? 0.02 into 10 to the power -6। ठीक है, इस तरीके से। तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितनी आएगी,
तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 पाई इंटू 1 बाई 10 टू द पावर माइनस, इसको बाहर कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर -3, रूट के बाहर आएगा तो 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, अंडर रूट 0.0159 इंटू 0.02। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे 1/2 पाई इंटू, तो ये आ जाएगा 0.01783 और ये 1000 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, ये हर्ज में आएगा 1000 डिवाइडेड बाई 6.28 डिवाइडेड बाई 1783, तो ये आ जाएगा 8930.77 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, दैट इज 8930.77 हर्ट्ज। इस तरीके से एक बार और चेक कर लेते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। एल इतना है, ठीक है, और सी की वैल्यू ये भी सही है, माइक्रो में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जस्ट वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आ जाएगी 1/2 पाई इंटू 1/√LC। एल की वैल्यू है ये, सी की वैल्यू है 10 पावर -6, 10 पावर -6 को बाहर करोगे तो 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, ये ऊपर जाके 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, और इधर जब इसको मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लोगे तो लेट मी चेक दिस वंस अगेन, 159 इंटू इसका अंडर रूट लोगे तो सही है, इतना आ जाएगा इंटू 3.14 इंटू 2। ठीक है, और जस्ट इसको हम 1 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 8930। ठीक है, चलो, तो 8930.77 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो नेक्स्ट बी पार्ट, एवरेज रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज। हमसे पूछा जा रहा है एवरेज रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज। तो अभी हमने रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज, रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज जो है अभी हमने देखा था। ठीक है, रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज दैट इज ए आर बी बाई अंडर रूट LC, ओके, साइन ओमेगा नॉट टी। तो एक प्योर एक साइनसोइडल वेवफॉर्म है, तो इसका ये मैक्सिमम वैल्यू है। अगर मैक्सिमम वैल्यू हमें पता होता है तो हम इसकी एवरेज की बात कर सकते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ साइनसोइडल वेवफॉर्म आरएमएस और एवरेज हमें पता होता है। ये एक साइनसोइडल वेवफॉर्म का एक्सप्रेशन है, रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज। इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता है, अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता है तो हम इसकी एवरेज भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालोगे, देखो, एवरेज रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज विल बी इक्वल टू, क्या होता है, ट्वाइस बाई पाई इंटू मैक्सिमम वैल्यू, यही होता है एवरेज इन केस ऑफ साइनसोइडल वेवफॉर्म। 2 बाई पाई इंटू मैक्सिमम वैल्यू, 2 बाई पाई इंटू मैक्सिमम वैल्यू, 2 बाई पाई इंटू मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ए आर बी बाई अंडर रूट LC, ए आर बी बाई अंडर रूट LC। तो क्या करेंगे, सारे वैल्यू को हम लोग पुट कर लेंगे। जब सारे वैल्यू को तुम लोग पुट कर लोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने
1/√LC की अगर बात करें, ठीक है, तो अभी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन अभी हमने निकाला था, तो इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। One minute, let me check. तो जैसे यहाँ पे 1/√LC की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 2πf0, है ना, 2πf0। तो 2/पाई और 1/√LC की जो वैल्यू होगी, ठीक है, ये हो जाएगी यहां से 1/√LC को लिख सकते हैं 2π इंटू f0, और f0 हम निकाल चुके हैं। तो 1/√LC कैन बी रिटन एज 2πf0 इंटू ARV, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। तो यहां से कितना आ जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 4f0 ARV, that is the active recovery voltage, active recovery voltage। 1 मिनट, मेरा ये हैंग कर रहा है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो ये पाई पाई कैंसिल हो गया, 4f0 ARV, ठीक है, और f0 की जो वैल्यू है वो है 8930.77, ठीक है, 8930.77। ठीक है, तो ये है 8930.77, 8930.77, ठीक है। नाउ एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, वी नो व्हाट डू यू मीन बाय द एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, दैट इज instantaneous value of 50 Hz AC voltage appearing across circuit breaker contact at the time of arc interruption, and we know active recovery voltage is Vm sin phi, Vm sin phi। और यहाँ पे phi क्या होता है, रेजिस्टेंस अगर नेग्लिजिबल है तो phi कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, phi हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां से मैक्सिमम वैल्यू ARV इज नथिंग बट द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हम कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हम लोग कैसे निकालेंगे, दैट इज कितना केवी गिवन है क्वेश्चन में, 11 केवी, ठीक है ना। तो ये पिक है, तो इसको √3 से डिवाइड करके √2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, क्योंकि 3 फेज सर्किट की बात हो रही है, 3 फेज अल्टरनेटर है। तो हम जानते हैं Vm कैन बी रिटन एज, पर फेज में हम क्या करेंगे, कितना है वोल्टेज, 11 केवी है ना, 11 केवी, तो 11/√3, ठीक है, केवी में आएगा। और चूंकि ये मैक्सिमम है
तो इसको हमने फेज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना, फेज में कन्वर्ट कर दिया और इसको √2 से हम डिवाइड कर देंगे इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज √2। तो ये कितना आ जाएगा, √2 इंटू 11 बाई √3 बाई √3, और फाई की वैल्यू तो ऑलरेडी 90 डिग्री हो चुकी है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये एवरेज रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज बताएगा। तो लेट मी चेक द कैलकुलेशन हाउ मच दिस इज गिविंग, that is 4 into 8930.77 into √2 into 11 by √3। तो इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ये केवी में है, ठीक है, 11 केवी है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एवरेज रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज तो वोल्टेज में बनेगी, है ना, इसकी जो यूनिट बनेगी वो वोल्टेज में बनेगी। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, तो ये बनेगा 320806, ठीक है, इंटू 45 किलो वोल्ट में बनेगा, ठीक है। ये है एवरेज रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरह से हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो एक गुड क्वेश्चन था, दिस वाज द गुड क्वेश्चन, ठीक है। एल और सी की वैल्यू दी हुई थी, तो यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालना था, इसके बाद एवरेज रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज निकालना था, दैट इज 2/पाई ARV बाई √LC, ठीक है। तो अभी हमने 1/√LC की वैल्यू फाइंड आउट की। तो तुम चाहते तो ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है वो 1/√LC है, यहाँ से भी तुम फाइंड आउट कर सकते थे, तो यहाँ से भी हो सकता था। तो 1/√LC इज नथिंग बट द ओमेगा नॉट। तो अगेन ओमेगा नॉट को 2πf0 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हमारे पास 8930.77 है, ठीक है। इस तरह से हमने निकाल लिए, चलो ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द सिमेट्रिकल कंपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग अनबैलेंस्ड लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज, दैट इज द VA, VB एंड VC गिवन है, और यहाँ पे मुझे सिमेट्रिकल कंपोनेंट के बारे में पूछा जा रहा है। तो वी नो, हमें क्या पता होता है कि सिमेट्रिकल कंपोनेंट जो होते हैं VA0, VA1, VA2 इक्वल टू क्या होता है, 1/3 1 1 1, सभी को पता होता है 1 1 1 1 अल्फा अल्फा का होल स्क्वायर, 1 अल्फा का होल स्क्वायर अल्फा, और इधर क्या होता है VA, VB एंड VC, VA, VB एंड VC। तो यहां से हमसे सिमेट्रिकल कंपोनेंट पूछा जा रहा है VA0, दैट इज 1/3 VA प्लस VB प्लस VC। VA1 कितना आएगा, 1/3 VA अल्फा VB प्लस अल्फा स्क्वायर VC, एंड VA2 कितना आएगा, 1/3 VA प्लस अल्फा स्क्वायर VB प्लस अल्फा VC, ठीक है। तो इस तरह से हमें सिमेट्रिकल कंपोनेंट को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले VA0 फाइंड आउट करते हैं, दैट इज 1/3 VA प्लस VB
प्लस VC, तो 1/3 VA कितना है, ये गिवन है 100 एंगल 90 डिग्री, 100 एंगल 90 डिग्री प्लस VB कितना है 116 0 डिग्री प्लस VC कितना है 71 एंगल 224.8 डिग्री। ठीक है, तो सब इसको सॉल्व कर लो। तो 1/3 100, ये पोलर फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म में cos 90 0 हो जाएगा, प्लस J 100 sin 90 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 116 cos 0 1 हो जाएगा, प्लस J sin 0 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया, प्लस 71 cos 224.8 डिग्री प्लस J 71 sin 224.8 डिग्री। ठीक है, तो 1/3 ये कितना आ जाएगा J100 प्लस 116 प्लस, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये 71 माइनस के साथ आएगा 0.7095। ठीक है, प्लस J, जब साइन के साथ ऑपरेट करोगे तो ये बनेगी 0.7046। ठीक है, तो 1/3 J100 116 माइनस तो ये आ जाएगा 50.3745, अगेन माइनस 50.0266। ठीक है, तो यहां से VA0 कितना आ जाएगा 1/3 116 माइनस 50.3745, ये आ जाएगा 65.6255, और यहां से 100 माइनस 50.0266, तो ये 49.9734। ठीक है, 49.9734। तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से VA0 निकल गया। अब इसको वापस से हम पोलर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पोलर फॉर्म के लिए क्या करोगे, पहले इसको 3 से डिवाइड कर लेना। तो देखो कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन है, अच्छा खासा कैलकुलेशन है, इसमें मिस्टेक होने की चांस ज़्यादा है, तो आप लोग केयर करेंगे। इस तरह का प्रॉब्लम अगर आएगा एग्जाम में तो आप लोग केयर करेंगे। यहाँ दिक्कत मुझे भी हो रही है, कैलकुलेशन काफ़ी सारा है। 49.9734 डिवाइडेड बाई 3, तो 16.65। तो इस एग्जाम में आप सभी लोग कैलकुलेटर लेकर जाएंगे। इसको पोलर फॉर्म में अगर लिखना चाहोगे तो √21.875 का होल स्क्वायर प्लस 16.6578 का होल स्क्वायर, और एंगल कितना बनेगी, एंगल tan इनवर्स 16.6578
डिवाइडेड बाई 21.875, इस तरीके से। ठीक है, तो 21.875 का होल स्क्वायर प्लस 16.6578 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट, दैट इज 27, दैट इज 27.4954 और एंगल आ जाएगा 16.6578 डिवाइडेड बाई 21.875 का 10 इनवर्स, ये आ जाएगा 37.28 डिग्री। तो दिस इज द जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज, दैट इज 27.4954 एंगल 37.28 डिग्री। इस तरीके से, तो इस तरीके से तुम चाहो तो VA1 और VA2 भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से तुम लोग क्या करोगे, VA1 निकाल लोगे और VA2 निकाल लोगे। VA पता है अल्फा, अल्फा जो है यहाँ पे जो ऑपरेटर है, अल्फा कितना होता है, एंगल मैग्नीट्यूड 1, एंगल इज 120 डिग्री। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, एंगल 240 डिग्री। तो इस तरीके से यहाँ पुट करके VA1 और VA2 निकालना, क्योंकि काफी कैलकुलेशन है, तो एक हमने करके दिखा दिया है कैसे VA0 फाइंड आउट करते हैं, उसी तरीके से VA1 और VA2 फाइंड आउट कर लेना, तो काफी समय लग जाएगा इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन ये गुड क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन की कैटेगरी में है। 3 phase 5 MVA 6.6 kV alternator with a reactance of 8% is connected to a feeder of series impedance 0.12 plus J 0.18 ohm per phase per kilometer through a transformer. The transformer is rated at 3 MVA 6.6 kV 33 kV and has a reactance of 5%. Determine the fault current supplied by the alternator operating under no load with a voltage of 6.9 kV when a 3-phase symmetrical fault occurs at a point 15 km along the feeder. ठीक है, देखो ये काफी गुड क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लगा इस तरह का क्वेश्चन देखकर कि स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने इस तरह का क्वेश्चन पूछा था 2014 में 8 नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली एक जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, ठीक है, और फीडर से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे 5 MVA इसकी रेटिंग है, 6.6 kV इसकी जो रिएक्टेंस है वो पर यूनिट की बात करें तो 0.08 हो जाएगा, 8% है, और जो सीरीज इंपेडेंस है 0.12 प्लस जे 0.18 गिवन है, लेकिन ये है ओम में, पर फेज और पर किलोमीटर। ठीक है, पर किलोमीटर, इस तरीके से। और जनरेटर की जो रेटिंग है, सॉरी ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है 3 MVA 6.6 और इधर है 33 kV। ठीक है, केवी में है, और इसकी रिएक्टेंस है J 0.05 हो जाएगा पर यूनिट में। डिटरमिन द फॉल्ट करंट सप्लाइड बाय द अल्टरनेटर ऑपरेटिंग अंडर नो लोड विद अ वोल्टेज ऑफ 6.9 kV व्हेन ए 3-phase सिमेट्रिकल फॉल्ट अकर। मान लो कि इस फीडर में यहाँ पे कहीं फॉल्ट आता है। ठीक है, कितनी दूरी पर आता है, 15 किलोमीटर अलोंग द फीडर। ये देखो ये पर किलोमीटर गिवन है। सबसे पहले ऐसा करते हैं, टेक बेस ऑफ जो जनरेटर की जो रेटिंग है, अगर बेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जो जनरेटर की जो रेटिंग है उसी को बेस मान लेंगे, 5 MVA एंड 6.6 kV। इसी के आधार पे परसेंट जो पर यूनिट है किसका, जनरेटर का, वो कितना हो जाएगा इसी बेस के अकॉर्डिंग, ये बेस है, ठीक है, इसी बेस के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, जो गिवन है वही हो जाएगा, दैट इज द J 0.08 पर यूनिट। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर का आइदर प्राइमरी साइड निकालो या सेकेंडरी साइड निकालो, इट्स पर यूनिट रिमेन्स सेम। हम ये जानते हैं ट्रांसफार्मर के केस में आइदर वी कैलकुलेट द पर यूनिट इन प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड, इट विल रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो ऐसा करते हैं,
पर यूनिट प्राइमरी की तरफ देखते हैं। पर यूनिट ऑफ ट्रांसफॉर्मर referred to primary will be कितना हो जाएगा, वही वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। इसका गिवन कितना है, जे 0.05 वोल्टेज ओल्ड बाई न्यू। तो प्राइमरी साइड की तरफ निकाल रहे हैं, इस साइड, तो इधर का बेस वही होगा जो जनरेटर का बेस होगा, दैट इज द 6.6 kV। तो वोल्टेज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर भी 6.6 नीचे भी 6.6 का होल स्क्वायर। ना एमबीए न्यू कितना है, 5 MVA। ट्रांसफार्मर का एमबीए कितना गिवन है, 3। तो न्यू बाई ओल्ड करते हैं तो 5/3 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.0833, ठीक है, पर यूनिट। सेकेंडरी भी निकालोगे तो यही आएगा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं किसकी, फीडर ऑफ सीरीज इंपीडेंस 0.12 प्लस जे 0.18। तो पर यूनिट ऑफ फीडर कितना गिवन है, 0.12। ये रेजिस्टेंस है, नॉर्मली रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करके चलते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने रेजिस्टेंस की भी बात कर ली है, 0.18। ये ओम पर फेज है, तो इसको 15 किलोमीटर से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि ये पर किलोमीटर गिवन है, और मुझे चाहिए कि फॉल्ट कहाँ पे कर हो रहा है, एट ए पॉइंट ऑफ 15 किलोमीटर अलोंग द फीडर। इसको मल्टीप्लाई कर दो 15 से, तो ये ओम पर फेज में आ जाएगा। इसको फिर हमें पर मिनट में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको बेस से डिवाइड करके। तो कितना देगा फाइनली, वन 1.8 प्लस जे 2.7 ओम पर फेज, ठीक है। अब इसको अगर तुम पर मिनट ऑफ फीडर हम निकालना चाह रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसकी इंपीडेंस की बात कर रहे हैं, इंपीडेंस लिखेंगे यहाँ पे, इंपीडेंस ऑफ फीडर। अब पर मिनट के लिए क्या करोगे, एक्चुअल बाई बेस करोगे। तो एक्चुअल कितना है, 1.8 प्लस जे 2.7। अब बेस के लिए क्या करोगे, वोल्टेज का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर। तो इधर का बेस वोल्टेज कितना है, इधर का बेस वोल्टेज तुम्हें पता है 6.6 है, इसकी रेटिंग, तो रेटिंग से हम निकाल सकते हैं। तो रेटिंग कितनी है ट्रांसफार्मर की, 6.6/33, और प्राइमरी साइड का बेस वोल्टेज कितना है जो जनरेटर का है, 6.6। तो बेस वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कितना आ जाएगा ट्रांसफार्मर का, और वही बेस वोल्टेज फीडर का भी होगा। तो कितना आ गया, दैट इज 33 kV, ठीक है। जो सेकेंडरी का, जो ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी का जो बेस वोल्टेज है, वही बेस वोल्टेज फीडर का भी होगा, दैट इज द 33 kV। तो हम क्या करेंगे, 33 का होल स्क्वायर, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल बटा बेस कर रहे हैं, एक्चुअल बटा बेस कर रहे हैं। हमें पता होता है पावर का इक्वेशन, दैट इज v²/r। तो इम्पिडेंस को हम लोग कैसे लिखेंगे, v²/p, ठीक है। तो 33 का होल स्क्वायर, और जो रेटिंग है, रेटिंग कितने गिवन है, दैट इज द बेस, दैट इज द 5 MVA, दैट इज द 5, ठीक है। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना बनेगा, (0.00826) प्लस जे 2.7, ठीक है, और ये आ जाएगा
0.01239, ठीक है, इस तरीके से। तो ये पर मिनट आ गया फीडर का। तो हम क्या जानते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है फॉल्ट करंट, ठीक है। तो फॉल्ट करंट के लिए क्या करोगे, थ्री फेज फॉल्ट है, थ्री फेज फॉल्ट है, तो हम लोग क्या करते हैं पर मिनट में कैसे निकालते हैं, वन, यानी कि यहाँ पे वन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज जो है ना वो 6.9 केवी दिया हुआ है और बेस वोल्टेज हमारा कितना था, 6.6 केवी था। तो 6.9 ये वोल्टेज हो जाएगा बाय डिवाइडेड बाय 6.6 अप टू इम्पिडेंस, अप टू क्या हो जाएगा, टोटल इम्पिडेंस। तो टोटल इम्पिडेंस हम कैसे सॉल्व करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस तो यही है 0 पॉइंट, क्योंकि बाकी में रेजिस्टेंस तो था नहीं, प्योर रिएक्टेंस इंडक्टेंस था, रिएक्टेंस था सॉरी, प्लस जे। अब सारे रिएक्टेंस को ऐड कर लो। तो सबसे पहले जनरेटर का कितना है 0.08, फिर ट्रांसफार्मर का कितना आया है 0.0833, उसके बाद फीडर का कितना आया है प्लस 0.01239, तो ये आ जाएगा 0.17569, ठीक है। ये दोनों केवी में थे, तो ये आ जाएगा 6.9 डिवाइडेड बाई 6.6, ये आ जाएगा 1.045, ठीक है। और इसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं 0.00, देखो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, ठीक है, का होल स्क्वायर 0.00826 का होल स्क्वायर प्लस 0.17569 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 0.17588 और एंगल आ जाएगा tan इनवर्स 0.17569 डिवाइडेड बाई 826, तो ये आ जाएगा 21.2699 डिग्री, ठीक है। ये पर मिनट में आ रहा है, ये किस में आ रहा है, ये पर मिनट में आ रहा है। तो थ्री फेज फॉल्ट करंट विल बी इक्वल टू, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, दैट इज 1.0451758, तो ये कितना आ जाएगा 5.94 पर मिनट में, 5.94155, एंगल माइनस में 21.2699 tan इनवर्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस में कितना आ जाएगा 87.308 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड की हम बात करते हैं, तो ये पर मिनट में गिवन है, तो बेस निकाल लेते हैं। तो बेस एक्चुअल में कन्वर्ट करने के लिए इस पर मिनट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये पर मिनट में है, इसको बेस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बेस करंट से, ठीक है, तब ये एक्चुअल वैल्यू में देगा, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू के लिए क्या करोगे, डिवाइडेड बाई √3, ठीक है, बेस पावर बाई बेस वोल्टेज, तो बेस पावर कितना है 5 MVA में, डिवाइडेड बाई √3, और बेस वोल्टेज कहाँ का लोगे, बेस पावर तो ठीक है 5 MVA है, वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है, लेकिन अगर हम बेस वोल्टेज की बात करें तो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड का बेस वोल्टेज कितना है 33 kV, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 33 इंटू 1000,
ठीक है, एम्पियर में। ये 10⁻6 है, यहाँ 10⁻3 है, तो 10⁻3 बचेगा, तो ये आ जाएगा 5 बाई, ये आ जाएगा 87.4798, ठीक है, एम्पियर। ठीक है, √3 होता है 1.732 डिवाइडेड बाई 33। हाँ सही। अब मुझे क्या चाहिए, एक्चुअल चाहिए ना, तो एक्चुअल करंट के लिए जो फॉल्ट करंट एक्चुअल जो चाहिए मुझे, एक्चुअल फॉल्ट करंट that will be equal to the per minute, that is the 5.94155 into base current, that is 87.47। ओके, इस तरीके से 98। तो जब इसको सॉल्व करोगे इंटू 5.94155 से, तो ये आ जाएगा 509.766 एम्पियर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 519.766 एम्पियर आ जाएगा। तो फॉल्ट करंट ये एक्चुअल निकल आया। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये गुड क्वेश्चन था, एक गुड कैटेगरी का क्वेश्चन था, आई लाइक दिस क्वेश्चन। ठीक है, मुझे पसंद आया। स्टेट बोर्ड के 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आई थिंक सही वे में हमने इस क्वेश्चन को किया है। तो इस तरह का प्रॉब्लम मे बी फ्रेंड हो सकता है तुम्हारे सेमेस्टर एग्जाम में। ओके, तो hope you like this video. Please like and subscribe this channel and also share this channel to other different colleges of polytechnic, as well as other different college, other different polytechnic college, government as well as private institute. Okay, thank you.